नमस्कार दोस्तों, आई एम डॉक्टर आशीष कुमार मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, मारवाड़ी कॉलेज, भागलपुर. I again welcome you all in the YouTube channel Capsule of Economics, and today we will discuss about second part of theory of production, and that is production function and concept of total product, marginal product and average product. दोस्तों आज हम उत्पादन फलन के बारे में बात करेंगे. इसके साथ ही साथ कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन के बारे में बात करेंगे. तो आइए शुरू करते हैं आज के इस विषय वस्तु के साथ जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है. उसमें प्रमुख है क्या, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है ये समझना है. कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन जिसमें टीपी, एमपी, एपी शामिल रहेगा. प्रोडक्ट शेड्यूल, रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी यानी एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है, एजम्पशन इसके. कॉजेज ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ. लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, इसमें दो है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल. प्रोडक्शन फंक्शन का सिंपल मीनिंग क्या होता है. इसका सिंपल मीनिंग होगा कि कन्वर्टिंग इनपुट इनटू आउटपुट, यानी दैट इज इट स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट. हमने इसके थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन के फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि इनपुट क्या होते हैं और आउटपुट क्या होती है, यानी आगत को निर्गत में बदलने की जो प्रक्रिया है उसे ही प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं, या उसके बीच जो रिलेशनशिप शो किया जाता है उसको प्रोडक्शन फंक्शन कहता है. इट डिफाइंस द मिनिमम क्वांटिटीज ऑफ वेरियस इनपुट दैट आर रिक्वायर्ड टू यील्ड अ गिवन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट अंडर अ गिवन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी. किसी एक निश्चित दिए हुए तकनीक के माध्यम से जो हमारे ढेर सारे इनपुट हैं उनसे हम अधिकतम कितना आउटपुट ले सकते हैं. यहाँ हमने प्रोडक्शन फंक्शन को शो किया है, जहाँ पर Q आउटपुट दिखा रहा है यानी निर्गत दिखा रहा है, उत्पादन दिखा रहा है, और इधर x1, x2, x3 इस प्रकार से xn तक जो भी हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जिसको कि हम इनपुट कहते हैं. यानी कि इनपुट कौन कौन से है, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, ऑर्गेनाइजेशन है, इसके साथ ही इंटरप्रेन्योर है और रॉ मटेरियल्स है. इस तरीके के जो हमारे इनपुट्स हैं इनके कारण यानी इनको यूज करते हुए उत्पादन जो किया जाता है, तो इन दोनों के बीच जो रिलेशनशिप है, फंक्शनल रिलेशनशिप, उसको बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन. अब प्रोडक्शन फंक्शन को दो हिस्सों में हम लोग पढ़ते हैं. एक है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, एक है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन. तो शॉर्ट रन में क्या होता है, कैपिटल इज फिक्स फैक्टर और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अप्लाइड. यानी कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में कोई एक, यानी कि अगर कई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है तो उसमें कोई एक वेरिएबल होता है, बाकी सब अनचेंज होते हैं. बाकी जो इनपुट है, लेकिन एक फैक्टर उसमें चेंज होता है शॉर्ट रन में. लेकिन जो लॉन्ग रन होता है ऑल वेरिएबल फैक्टर्स चेंज होते हैं, यानी कि सभी वेरिएबल जो फैक्टर्स हैं यानी वो परिवर्तनशील होते हैं और वो स्थिर नहीं रहते हैं. लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल इसमें लागू होता है लॉन्ग रन में. यानी दोनों के बीच क्या अंतर है कि इस शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में कुछ वेरिएबल यानी कि जो हमारे फैक्टर इनपुट है वो स्थिर रहेंगे उत्पादन की प्रक्रिया में, वो परिवर्तित नहीं होंगे, जबकि इसमें सभी हमारे फैक्टर्स परिवर्तनशील रहेंगे. इसके बाद तीन हमारे जो मुख्य कॉन्सेप्ट हैं, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट, क्या होते हैं इसको देख लेते हैं. टोटल प्रोडक्ट क्या बता रहा है, टोटल प्रोडक्ट इज द टोटल आउटपुट रिजल्टिंग फ्रॉम एफर्ट्स ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कंबाइंड टुगेदर एट एनी टाइम. एक विशेष समय पर सभी फैक्टर के द्वारा जो भी कुल उत्पादन लागू करने के बाद जो हमको कुल उत्पादन प्राप्त होता है उसको हम टोटल प्रोडक्ट कहते हैं. इसके साथ ही वन फैक्टर कीप कांस्टेंट, टोटल प्रोडक्ट विल वेरी विद द क्वांटिटी यूज्ड ऑफ द वेरिएबल फैक्टर. अगर हम एक प्रोडक्ट को कांस्टेंट रख दें, एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, बाकी जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसको चेंज करें तो यह इसका परिवर्तन की दर भी
एक तरह का हमको ग्राफ प्रदर्शित करेगा, जिसे हम आगे देखेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के नाम से। टोटल प्रोडक्ट राइज एज मोर एज वेरिएबल इनपुट इज इम्प्लॉयड। जैसे जैसे हमारा वेरिएबल इनपुट बढ़ते जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, कुल उत्पादन में वृद्धि होगा। इस प्रकार इसको कह सकते हैं कि इट इज़ द टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म ड्यूरिंग, क्या एक फर्म के द्वारा कुल उत्पादन है, ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम विद द हेल्प ऑफ गिवन इनपुट्स। जो भी हमारा x1 x2 आपने पढ़ा, उधर x3 सबको इम्प्लाई करके एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बाद कितना आउटपुट हुआ उसको जो है टोटल प्रोडक्ट कहते हैं। इसी प्रकार से हमारा एवरेज प्रोडक्ट है। एवरेज प्रोडक्ट क्या बताता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल प्रोडक्ट एंड टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, यानी कि टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। क्वांटिटी यानी कितने यूनिट का उत्पादन हुआ वो, या उसको बोलते हैं वेरिएबल फैक्टर भी बोलते हैं, कितना यूनिट वेरिएबल फैक्टर का प्रयोग किया गया है, तो उससे हमको टोटल प्रोडक्ट मिल जाएगा। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या बताता है, मार्जिनल प्रोडक्ट इज द चेंज इन द टोटल प्रोडक्ट पर यूनिट चेंज इन द क्वांटिटी, यानी कि एक इकाई परिवर्तित करने के बाद, एक इकाई इनपुट बढ़ाने के बाद कुल उत्पादन में कितना वृद्धि हो सकता है। इट इज़ द चेंज इन टोटल आउटपुट या प्रोडक्ट पर यूनिट चेंज इन वेरिएबल इनपुट। द टोटल इनपुट इधर है और एक इकाई परिवर्तित करने के पश्चात, यानी कि अगर ये तो हमारा फार्मूला हो गया, यानी कि यदि इसको उदाहरण के तौर पे देखें कि 10 लेबर लगाने के बाद हमारा जो मान लीजिए पोटैटो का, आलू का उत्पादन 100 किलो हो रहा है, लेकिन अगर एक हम और लेवल बढ़ा देते हैं, 11 लेबर लगाने के बाद हमारा जो आलू का उत्पादन है 108 किलो हो रहा है, तो हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट होगा 11th इकाई का वो कितना हो जाएगा, 108 माइनस 100, तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट आ जाएगा, यानी लास्ट क्वांटिटी जो हमने चेंज किया वेरिएबल प्रोडक्ट के रूप में, उससे पता चलेगा हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमारे प्रोडक्शन फंक्शन में ही के रोल को बता देता है कि कैसे कैसे इनपुट में चेंज आएगा तो आउटपुट में क्या परिवर्तन आएगा। इट रिफर्स टू द इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप व्हेन द आउटपुट इज इंक्रीज्ड बाय वेरिंग द क्वांटिटी ऑफ वन इनपुट। एक इनपुट को हमने बढ़ाते गए तो जो टोटल आउटपुट होगा उसमें क्या परिवर्तनशील होगा उसके बारे में ये बताता है। द लॉ ऑपरेट्स इन शॉर्ट रन, ये भी ध्यान रखना है, शॉर्ट रन में यह लॉ काम करता है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन नॉट बी इंक्रीज और डिक्रीज, यानी कि सभी उत्पादन के साधन को हम परिवर्तनशील नहीं कर सकते हैं, कुछ साधन को परिवर्तनशील कर सकते हैं। अब ये लॉ क्या कहता है इसके बारे में समझ लेते हैं। यहाँ से है, एज वी इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ वन इनपुट विच इज कंबाइंड विथ अदर फिक्स्ड इनपुट, द मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ द वेरिएबल इनपुट मस्ट इवेंचुअली डिक्लाइन। जो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट है एक निश्चित समय के बाद वो क्या होता है, घटने लगता है। तो इसको क्या बोलते हैं, उत्पादन में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के रूप में जाना जाता है। हिंदी में अगर इसको समझा जाए तो इसका अर्थ यही हो पाएगा कि उत्पादन क्रिया में जो प्रयुक्त होने वाले साधन हैं उसमें से यदि एक साधन को स्थिर रखा जाए और अन्य साधन में वृद्धि किया जाए, या अन्य साधन को स्थिर रख दिया जाए, जो हमारे x2 x3 x1 ये जो भी है स्थिर कर दीजिए, केवल x1 में परिवर्तन किया जाए, तो प्रारंभ में क्या हो जाएगा, शुरुआती दौर में आगतों में वृद्धि की तुलना में उत्पादन में वृद्धि होगा, यानी आउटपुट में वृद्धि होगा। लेकिन एक सीमा के बाद आगतों में वृद्धि के अनुपात में जो उत्पादन है उसमें वृद्धि नहीं होगा, बल्कि वह घटती दर से वृद्धि होगा और बाद में वह घटने लगेगा। इस नियम को हम परिवर्तनीय अनुपात के नियम से जानते हैं। ये अलग अलग जो अर्थशास्त्री हैं उनके द्वारा दिया गया है कि क्या होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट इफ द इनपुट ऑफ वन रिसोर्स इज इंक्रीज्ड by equal increment per unit of time,
While the input of other resources are held constant, total output will increase, but beyond some point, resulting output increased will become smaller and smaller. तो कैसे कैसे कि हमारा जो कुल उत्पादन है वो शुरुआत में बढ़ेगा, लेकिन एक निश्चित समय बाद वो घटना भी शुरू हो जाएगा. कैसे कि हम कुछ उत्पादन की इकाइयों को बढ़ाते चलें और कुछ को स्थिर मान लें. इस केस में इसके कुछ एजम्पशन है कि ये लॉ कब लागू होगा. वन ऑफ द फैक्टर इज वेरिएबल वाइल ऑल अदर फैक्टर आर फिक्स्ड. ये लॉ तभी लागू होगा कि एक जो हमारे परिवर्तनशील आगत के रूप में प्रयोग किया जाएगा इनपुट, बाकी सभी इनपुट को स्थिर रखा जाएगा. ऑल यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर आर होमोजीनियस. यानी जो हमारा एक बाकी सब को स्थिर कर दिया जाए, यानी एक मान लीजिए कि लेबर को ही बढ़ाएं तो सभी लेबर जो अतिरिक्त इकाई का प्रयोग हम करेंगे सभी होमोजीनियस होना चाहिए. होमोजीनियस का अर्थ यहाँ पर क्या हुआ कि यानी क्वांटिटी में भी सेम होना चाहिए, क्वालिटी में सेम होना चाहिए, या जो भी पहले लेबर का कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वही कैरेक्टरिस्टिक्स आने वाले अन्य इकाई का होना चाहिए. स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट. तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होगा. जो पहले तकनीक का प्रयोग करके उत्पादन हो रहा था उसी तकनीक का प्रयोग करते हुए बाद में भी उत्पादन होगा. इट इज़ ए शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन. ये भी समझेंगे कि शॉर्ट पीरियड में ही हम जो फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट प्रोपोर्शन. यानी कि जो हमारा प्रोपोर्शन अलग अलग, यानी कि लेबर हमने 5 यूज किया तो हमारा बाकी जो फैक्टर्स है वो एक ही इकाई यूज कर सकती है. ये प्रोपोर्शन अलग अलग हो सकता है. ये हमारा एजम्पशन है, तभी ये लॉ काम करता है. अब इसको देखते हैं कि एक उदाहरण के माध्यम से कि इधर क्वांटिटी ऑफ लेबर दिया गया है, क्वांटिटी ऑफ लेबर, इधर दिया गया है क्वांटिटी ऑफ कैपिटल. तो कैपिटल क्या है, सभी जगह स्थिर है. यानी कि जैसे जैसे इधर उत्पादन की इकाई बढ़ रहा है, यानी एक लेबर लगा करके पहले टोटल प्रोडक्ट कितना उत्पादन हुआ 100, लेकिन हम दूसरा लेबर लगाए तो हमारा टोटल प्रोडक्ट अब 210 हो गया. इस तरीके से हम इधर लेबर की मात्रा बढ़ा रहे हैं तो हमारा कुल उत्पादन भी बढ़ रहा है. अब हमारा जो एवरेज प्रोडक्ट है, एवरेज प्रोडक्ट कैसे आएगा, ऊपर फार्मूला में हमने देखा कि कुल प्रोडक्ट यानी टीपी डिवाइडेड बाय हमने वेरिएबल फैक्टर कर दिया, यानी कि यहाँ पर हम लेबर कर दिए. लेबर की मात्रा 1 से 2, 2 से 3 इस तरीके से बढ़ा, तो इसमें डिवाइड करते जाइए तो आपका ये हिस्सा आ जाएगा. इसी तरीके से जो मार्जिनल है इसके लिए भी ऊपर में फार्मूला पढ़े कि टोटल प्रोडक्ट जो होगा अगली इकाई का, उससे हमको पिछली इकाई को घटा देना है. जैसे यहाँ 210 है माइनस 100, तो यहाँ हमारा हो गया 110. और इधर पहली इकाई के लिए टोटल प्रोडक्ट भी और मार्जिनल प्रोडक्ट दोनों सेम है, क्योंकि एक ही इकाई के द्वारा जो उत्पादन हुआ उसको मार्जिनल कहा जाएगा. अगली इकाई का फिर ये मार्जिनल, फिर ये मार्जिनल, लेकिन सभी को जोड़ते जाएं तो वो टोटल बनते जाता है. अब ये यही चीज़ को ग्राफ से दिखाया गया है. कैसे कि जो टोटल प्रोडक्ट है इधर पहले देख लीजिए, एक्स एक्सिस पे क्या है, अमाउंट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इधर लगाया गया है, और इधर उत्पादन की मात्रा यानी टीपी, एपी, एमपी इधर आपका शो कर रहा है. जो भी है टीपी है, एपी है, एमपी है, ये सब आपको वाई एक्सिस पे चलेंगे, और एक्स एक्सिस पे हमको लेबर का मात्रा बढ़ा रहे हैं. तो जैसे जैसे लेबर की मात्रा बढ़ा रहे हैं तो जो सीमांत उत्पाद है वो कुछ इस तरीके से बढ़ रहा है, जिसको कि हम यहाँ एम की तरफ ले आए. ये मार्जिनल प्रोडक्ट है, यहाँ पर एमपी लिखा हुआ है. इसी तरीके से एपी जो बढ़ रहा है वो इधर आ रहा है, और जो टीपी बढ़ रहा है इसको हमने ग्राफ पे प्लॉट करें तो वो कुछ इस तरीके का ग्राफ बन रहा है. अब ये जो ग्राफ हो रहा है इसमें देखिएगा कि ओ से लेकर के ई पॉइंट तक, यह ई पॉइंट तक लगातार बढ़ रहा है, लेकिन जहाँ तक आपका मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ा है वहाँ तक यह बढ़ती दर से, यानी कि जो परिवर्तनीय अनुपात का नियम है उसमें बढ़ रहा है, यानी बढ़ती हुई दर से. यानी टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग रेट इसको बोलते हैं. और एफ पॉइंट से आपका एच पॉइंट तक
टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग विथ डिक्रीजिंग रेट, यानी बढ़ तो रहा है लेकिन घटती दर से, और एच पॉइंट पे यह जीरो हो जा रहा है, यानी कि इसकी ढाल जीरो हो जा रहा है, डी टी पी डिवाइडेड बाई डी क्यू। हम ढाल निकाले तो यह जीरो हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से घटना शुरू हो जाएगा टोटल प्रोडक्ट। अगर मार्जिनल प्रोडक्ट की बात करें तो यह शुरुआत में बढ़ता है, इसके बाद घटने लगता है। और मार्जिनल प्रोडक्ट जहाँ पर टीपी आपका हाईएस्ट है, यानी अधिकतम उत्पादन टीपी का एच पॉइंट पे होगा, उस जहाँ पर टीपी मैक्सिमम है वहाँ पर एमपी जीरो है, और इसके बाद ये माइनस में, यानी कि एक्स एक्सिस के नीचे माइनस में जाने लगता है। और टीपी यानी कुल उत्पाद आपका ये कभी भी माइनस नहीं होगा, ये चूंकि एवरेज है एपी का टीपी का, तो यह इस तरीके से एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, बल्कि इसके ऊपर ऊपर पॉजिटिवली चलता रहेगा। इसको हम इस ग्राफ में भी देख सकते हैं कि जहाँ टीपी आपका बढ़ते हुए है और एवरेज प्रोडक्ट ये भी पॉजिटिव है, लेकिन मार्जिनल प्रोडक्ट यहाँ माइनस हो गया है। तो माइनस जब होगा उस समय से यह टीपी घटना शुरू हो गया। जैसे यह 760 था, अब 740 हो गया। रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट, कैसे वो ग्राफ को हम याद करें तो मार्जिनल प्रोडक्ट ज़्यादा है किससे, एपी से। व्हेन एपी राइजेज, जब एपी बढ़ रहा है तो उस समय मार्जिनल प्रोडक्ट एपी से ज़्यादा है। मार्जिनल प्रोडक्ट एपी के बराबर है जब एपी इज मैक्सिमम, यानी जब एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम है उस समय एमपी उसके बराबर है। और एपी जैसे घटने लगता है, यानी एवरेज प्रोडक्ट घटने लगता है, इसको हम यहाँ ग्राफ में भी देख सकते हैं कि मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट से ज़्यादा है। कब तक, जब तक कि एपी जो है यहाँ से लेके यहाँ तक बढ़ ही रहा है। जब तक बढ़ रहा है तब तक वो उससे ज़्यादा है। जहाँ पर वो मैक्सिमम पॉइंट पे है एपी, वहाँ एमपी घटना शुरू हो जा रहा है, यानी कि इसके बराबर भी है। और इसके बाद ये लगातार कम हो जा रहा है, यानी कि एपी जहाँ मैक्सिमम है उसके बाद एमपी एपी से कम हो जाएगा, और एमपी इधर निगेटिव में भी जा सकता है, लेकिन एपी निगेटिव में नहीं जाएगा। ये इस थ्योरी में दिया गया है। क्या रिलेशनशिप बन रहा है कि एपी टीपी और एमपी में? इसमें 3 स्टेज बोलते हैं, प्रोडक्शन के 3 स्टेज है, उत्पादन के 3 स्टेज हैं। पहला स्टेज में क्या होता है, जब मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट से ज़्यादा है, तो ऐसे केस में इनिशियली ये टोटल प्रोडक्ट होता है वो इंक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग रेट, जो हमने ऊपर कहा बढ़ रहा है लेकिन वृद्धि उसकी दर अधिक है और बढ़ती हुई दर से बढ़ रहा है। दूसरे केस में मार्जिनल प्रोडक्ट क्या दिखा रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट रीचेज द मैक्सिमम पॉइंट एंड देन स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, ये घटते हुए भी शुरू हो जा रहा है। और एवरेज प्रोडक्ट क्या हो रहा है, रीचेज इट्स मैक्सिमम पॉइंट। पहला केस में यानी पहले स्टेज में मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचता है। अब स्टेज नंबर 2 में क्या होगा, एमपी इज लेस देन एपी। यहाँ पर एमपी जो है यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट एपी से कम हो जाता है, और कुल उत्पादन इंक्रीजेज एट ए डिमिनिशिंग रेट, यह घटती हुई दर से बढ़ता है। और मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीजेज एंड बिकम्स जीरो, यह घटने लगता है मार्जिनल प्रोडक्ट और जीरो तक पहुंच जाता है। आफ्टर रीचिंग इट्स मैक्सिमम पॉइंट एपी बिगिंस टू डिक्रीज, यानी कि मैक्सिमम पॉइंट पहुंच के यह डिक्रीज होना शुरू हो जाता है सेकेंड स्टेज में। और थर्ड स्टेज में क्या होगा, टीपी यानी कम होने लगता है, घटने लगता है, स्टार्ट टू फॉल एंड बिकम निगेटिव, ये मार्जिनल प्रोडक्ट आपका निगेटिव हो जाएगा थर्ड स्टेज में। ये क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस कम होता है लेकिन पॉजिटिव बना रहता है। तो इसको हम इधर ग्राफ में भी ये दिया हुआ है, स्टेज वाला जो दिया हुआ है ये इधर स्टेज 1, यानी यहाँ देख लीजिए एमपी भी बढ़ रहा है, एपी भी बढ़ रहा है और टीपी भी बढ़ रहा है। और चूँकि एपी जो है यानी एवरेज प्रोडक्ट है, ये जब तक बढ़ेगा तब तक वो
पहला ही स्टेज में रहेगा, तो इसको स्टेज 1 कहेंगे। इसके बाद स्टेज 2 हो जाएगा, स्टेज 3 हो जाएगा। तो 3 स्टेज में, तीसरे स्टेज में मार्जिनल प्रोडक्ट वो माइनस में चला गया, एवरेज प्रोडक्ट घट रहा है लेकिन पॉजिटिव है, और तीसरे स्टेज में टीपी घटना शुरू हो गया, लेकिन दूसरे स्टेज में बढ़ रहा है लेकिन घटती दर से बढ़ रहा है, पहले स्टेज में बढ़ रहा है लेकिन बढ़ती दर से बढ़ रहा है। तो ये हमारा 3 स्टेज है, ये यहाँ पर दिखाया गया है। सेम वही हमने जो ग्राफ ऊपर पढ़ा वही चीज़ दिया हुआ है। स्टेज ऑफ ऑपरेशन, कोई प्रोड्यूसर किस स्टेज में काम करना चाहेगा। A rational producer will not produce in stage 3 as marginal product of variable factor is negative। कोई भी जो एक विवेकशील उपभोक्ता उत्पादन करता होगा वह स्टेज 3 में उत्पादन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रत्येक अगली अतिरिक्त इकाई जो लगा रहा है उसके द्वारा उत्पादन नकारात्मक हो रहा है, तो इसमें तो जाएगा नहीं। अ रेशनल प्रोड्यूसर विल ऑलवेज प्रोड्यूस इन स्टेज 2, दूसरे स्टेज में उत्पादन करेगा, वेयर बोथ द मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर्स आर डिमिनिशिंग, एट विच पर्टिकुलर पॉइंट इन दिस स्टेज अ प्रोड्यूसर विल डिसाइड टू प्रोड्यूस डिपेंड्स ऑन द प्राइस ऑफ फैक्टर्स। पहला स्टेज में भी नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि ऐसे में वो जैसे ही अतिरिक्त इकाई उत्पादन के लिए आगत लगाता है, इनपुट लगाता है, वो उससे अधिक मात्रा में उत्पादन पाता है, यानी उसकी उत्पादन बढ़ती दर में बढ़ता है, तो वहाँ से तो वो आगे बढ़ता चला जाएगा, लेकिन दूसरे स्टेज में ही वो उत्पादन करेगा। उसका कारण ये है कि वह दूसरे स्टेज में पहले स्टेज से उसको उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी, तीसरे स्टेज में वह जाएगा नहीं, इसलिए वो दूसरे स्टेज में रहेगा। और दूसरे स्टेज में जो उत्पादन करेगा उसमें ये उस किस पॉइंट पे उत्पादन करेगा, यानी कहाँ तक वो आगे बढ़ेगा, ये निर्भर करता है कि बाज़ार में उस वस्तु की प्राइस क्या है। यानी ये जो स्टेज है यहाँ से यहाँ तक का, इसी में वह उत्पादन कोई भी उत्पादन करता करेगा, स्टेज 2 में। इसमें नहीं, क्योंकि इसमें माइनस है, इसमें नहीं क्योंकि इसमें इनपुट लगाने के बाद लगातार उसको बढ़ती दर से उत्पादन में वृद्धि हो रही है। कॉजेज ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ, क्या कारण है जो ये लॉ लागू हो रहा है। यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, जो फिक्स फैक्टर जो लगता है उसमें उसका यूटिलाइजेशन होना शुरू हो जाता है। जैसे इधर हमने एक उदाहरण लिया है कि ये जो ट्रैक्टर है ये गेहूं का निष्पादन कर रहा है, और इस गेहूं के निष्पादन के लिए जो यहाँ पर अगर एट करेंट देखा जाए तो हमारा जो थ्रेशर है वो हमारा एक प्रकार का फिक्स्ड कॉस्ट है कि आप थोड़ा सा गेहूं का मात्रा का इसमें उपयोग करके गेहूं निकालिए या बहुत ज़्यादा, आपको यह फिक्स्ड कॉस्ट लगाना ही पड़ेगा, थ्रेशर लगाना ही पड़ेगा। और इसमें थोड़ा सा लगाइएगा और जैसे जैसे आप इधर गेहूं की मात्रा अधिक बढ़ाते चले गए वैसे ही आपको यह अधिक मात्रा में उपयोग होगा और आपकी उत्पादन बढ़ेगी। लेकिन जो फिक्स फैक्टर्स प्रोडक्शन है उसका एक लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन ये है कि एक ऐसा स्टेज आएगा जब इसमें आप अधिक से अधिक गेहूं की मात्रा जो उसका पौधा है वो नहीं डाल सकते, उसकी एक लिमिटेशन है। तब आपको वो लिमिटेशन फिक्स्ड कॉस्ट का, यानी कह लीजिए एक प्रकार का रेशियो, वो आपको बता देगा कि इससे आगे नहीं बढ़ना है, जिसके कारण वो उत्पादन फिर धीरे धीरे स्टेबलाइज होता है और कम होने लगता है। ऑप्टिमम प्रोडक्शन, ये भी देखा जाता है कि दो इनपुट्स का ऑप्टिमम यूज करके हम क्या ऑप्टिमम प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसको हम और सिंपल भाषा में समझना चाहें तो ये समझ सकते हैं कि जैसे हम दाल और चावल दोनों का उपभोग करते हैं, तो उसमें यदि दाल की मात्रा बढ़ाते जाए तो एक ऐसा समय आएगा जब आप कहोगे नहीं अब इसको नहीं बढ़ाइए, बल्कि एक फिक्स और वेरिएबल फैक्टर्स का दोनों का एक निश्चित प्रोपोर्शन होना चाहिए। उसके आधार पे ऑप्टिमम प्रोडक्शन या ऑप्टिमम यूज होगा। इसी तरीके से यहाँ भी ऑप्टिमम यूज होगा। और इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, कि कोई जो उत्पादन का साधन होगा वह पूर्ण रूप से दूसरे का स्थान नहीं ले सकता। लेबर और कैपिटल जो हम लगाते हैं कि कैपिटल का स्थान पूर्ण रूप से लेबर नहीं ले सकता है, इसलिए एक लिमिट ऐसा आ जाएगा जबकि आपको लेबर को स्टॉप करना पड़ेगा और
अगर आपने स्टॉप नहीं किया तो टोटल प्रोडक्ट घटेगा, साथ में मार्जिनल प्रोडक्ट माइनस में भी जाएगा, ये सब होने की संभावना है। इसलिए ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है यह काम करता है, यानी कि परिवर्तनीय अनुपात का नियम इसलिए काम करता है। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। अब देखिए एक बात क्लियर होना चाहिए कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कब कब काम करता है, शॉर्ट रन में। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन शॉर्ट रन में काम करता है, और ये रिटर्न टू स्केल है ये लॉन्ग रन में काम करता है। लॉन्ग रन में क्यों काम करेगा, क्योंकि लॉन्ग रन में जब सभी उत्पादन के साधन परिवर्तनशील हो जाएंगे तो उसमें रिटर्न टू स्केल आता है, और जब इसमें कुछ साधन स्थिर हैं कुछ परिवर्तनशील हैं तो उसको रिटर्न टू फैक्टर बोलते हैं। तो आइए देखिए लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल क्या बता रहा है। इट रिफर्स टू इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप व्हेन द आउटपुट इज इंक्रीज्ड बाय वेरिंग द क्वांटिटी ऑफ ऑल इनपुट, यानी उत्पादन में की प्रक्रिया में जब सभी जो उत्पादन के साधन हैं उनको हम बढ़ाएं, और तो उस केस में जो हमारा उत्पादन और आगत के बीच जो संबंध होगा वो इसका जो उत्पादन का स्केल होगा वो रिटर्न टू स्केल बताएगा। इसको हम कैसे समझें, अभी उदाहरण लेते हैं। लॉ ऑपरेट्स इन लॉन्ग रन व्हेन ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। इट इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ आउटपुट इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन स्केल ऑल फैक्टर्स, और इंक्रीज्ड और डिक्रीज इन द सेम प्रोपोर्शन, सेम प्रोपोर्शन में चेंज कर रहा है। अब देखिए इसको मान लेते हैं हम, ये उत्पादन है बराबर फंक्शन ऑफ, अगर मान लीजिए लेबर है, कैपिटल है, और इसके अलावा रॉ मटेरियल्स है, तीन लिए। अब तीनों में मान लीजिए हम तीनों को a गुना बढ़ा देते हैं, तब यदि यहाँ पर जो प्रोडक्शन बढ़ा मान लीजिए वो b गुना बढ़ा, तो b गुना जो बढ़ा यदि दोनों बराबर है तो इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट टू रिटर्न टू स्केल, यानी कि b उत्पादन में जितना वृद्धि हुआ वह उसी अनुपात में वृद्धि हुआ जितना कि हमने आगत में वृद्धि किया। अगर b अधिक बढ़ गया a से a के अनुपात में तो इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। अगर b कम बढ़ा a जितना आगत बढ़ा उसके अनुपात में तो इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो ये जो है इनपुट और आउटपुट, और इसमें है सभी को बढ़ाना है इसी सेम प्रोपोर्शन में, लेबर को भी, कैपिटल को भी, और रॉ मटेरियल्स को भी, सबको बढ़ाना है। वही लिखा हुआ है जो आपने पहले पढ़ा। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल क्या होगा, विथ इंक्रीज इन द स्केल इन द सेम सम प्रोपोर्शन आउटपुट इंक्रीज इन द सेम प्रोपोर्शन। कुछ मात्रा में हमने बढ़ाया जो इनपुट को, आउटपुट उसी मात्रा में उसी प्रोपोर्शन में बढ़ा, उसी अनुपात में बढ़ा। इसमें इंक्रीजिंग वाले में क्या होगा, इनपुट की तुलना में आउटपुट अधिक प्रोपोर्शन में बढ़ेगा। डिक्रीजिंग वाले में क्या होगा, इनपुट की तुलना में आउटपुट कम प्रोपोर्शन में बढ़ेगा। ये तीन स्टेज हो गया इकोनॉमिक्स ऑफ रिटर्न्स टू स्केल के। अब यह इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल ऑफ प्रोडक्शन, जो उत्पादन का पैमाना होता है उसकी क्या इकोनॉमीज होती है। अकॉर्डिंग टू स्टिगलर, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल इन इज सिनोनिम ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। इसके लगभग समान है, उत्पादन में जो है पैमाने का नियम के समान है। व्हेन स्केल ऑफ प्रोडक्शन इज इंक्रीज्ड अप टू ए पॉइंट वन गेट इकोनॉमीज ऑफ स्केल, देयर आफ्टर डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल विल फॉलो। अब देखिए इसमें दोनों चालू होता है। पहला शुरुआती में क्या होगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, उसके बाद लास्ट में डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी आ सकता है। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल इज द रिजल्ट ऑफ दीज इकोनॉमीज। अब ये जो इंक्रीजिंग है या कह लीजिए डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है, यह इसी सब की वजह से आता है। कौन कौन से स्केल हैं ये हम थोड़ा सा समझने का कोशिश करें। दो टाइप के हैं, एक हो गया आपका इंटरनल इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, दूसरा हो गया हमारा एक्सटर्नल। अब इंटरनल में क्या क्या है इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। यानी कि जो पैमाने की बचत होती है वह हमको इसी तरीके से मिलता है। इंटरनल क्या है भाई, इंटरनल में क्या करा है,
व्हेन अ फर्म इंक्रीजेज इट्स स्केल ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के जो हमारा पैमाना बढ़ाए यदि, इट इंजॉयज सेवरल इकोनॉमीज, बहुत ही पैमाने का बचत वह प्राप्त करता है, विच आर टर्म एज ए इंटरनल इकोनॉमीज। ठीक, इंटरनल इकोनॉमीज आर दोज विच आर ओपन टू ए सिंगल फैक्ट्री और अ सिंगल फर्म इंडिपेंडेंटली ऑफ द एक्शन ऑफ अदर फर्म्स, they result from an increase in the scale of output of a firm and cannot be achieved unless output increased। ये कोई भी फैक्ट्री अगर वो अपना इंटरनल उत्पादन में वृद्धि करे तो उसको कुछ पैमाने की बचत प्राप्त होती है और वही बचत इसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल के रूप में जाना जाता है। अब इसमें जैसे हमने पढ़ा इंटरनल में दो था, एक रियल इकोनॉमीज, एक पिक्यूनरी इकोनॉमीज। Real economies are those associated with reduction in the physical quantity of inputs, raw material, various types of labor and various types of capital, fixed or circulating capital में हमको बचत प्राप्त होती है। जैसे जैसे हम उत्पादन कोई फर्म बढ़ाता है तो क्वांटिटी ऑफ इनपुट उसको उसकी बचत होती है। कैसे? मान लीजिए कोई फर्म है, अब वहाँ यदि उस फर्म को चलाने के लिए उस पूरी फैक्ट्री के पीछे यदि 2 गार्ड रखे गए हैं उसकी सुरक्षा के लिए, तो वह उत्पादन चाहे अगर मान लीजिए चेयर का उत्पादन करता है तो अगर 2 चेयर उत्पादन करे तो भी उसको गार्ड रखना पड़ेगा उतना ही। 3 शिफ्ट में अगर 8-8 घंटे का 3 गार्ड उन्होंने रखा तो 2 चेयर का उत्पादन करे तब भी उसको 3 शिफ्ट में आपको 3 गार्ड रखना पड़ जाएगा। और यदि वो 100 चेयर का उत्पादन करे उस फैक्ट्री में तब भी उसकी सुरक्षा के लिए 3 गार्ड का प्रयोग करना पड़ेगा। इसलिए यदि जैसे जैसे उत्पादन बढ़ाता है तो उसको कई जगह ये बचत होती है। पिक्यूनरी इकोनॉमिक्स क्या कर रहा है? आर इकोनॉमी रियलाइज फ्रॉम पेइंग लोअर प्राइसेस फॉर फैक्टर्स यूज्ड इन द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट ड्यू टू बल्क बाइंग बाय द फर्म एज इट साइज इंक्रीज। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ते जाता है किसी भी फर्म का तो वो जो इनपुट की मात्रा खरीदता है वह उसको कम प्राइस में, कम कीमत में भी मिलना शुरू हो जाता है क्योंकि उसका प्रोडक्शन लार्ज स्केल पर शुरू होता है। एक्सटर्नल इकोनॉमीज क्या होगा? एक्सटर्नल इकोनॉमी ऑफ स्केल रिफर्स टू ऑल दोज बेनिफिट्स एंड फैसिलिटीज विच आर अवेलेबल टू ऑल द फर्म्स इन ए गिवन इंडस्ट्री। जो इंडस्ट्री है उसको बेनिफिट और फैसिलिटीज आउट ऑफ इंडस्ट्री से भी मिल सकता है। एक्सटर्नल इकोनॉमीज आर दोज विच आर shared in by a number of firms or industries when the scale of production in the industry or group of industries increases. They are not monopolized by a single firm when it grows in size but are conferred on it when other firms grow larger। यानी कि केवल अपने फर्म, कोई एक इंडस्ट्री है वो केवल अपने फर्म से बचत नहीं करता बल्कि सभी जब फर्म मिलके उत्पादन में वृद्धि करती हैं तो उसमें भी उसको बचत होता है। कई फर्म द्वारा जब सामूहिक उत्पादन में वृद्धि होता है तो उसके द्वारा भी उसको एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल यानी कि बाह्य बचतें, उत्पादन की बाह्य पैमाने की बचत भी होती है। तो वो कैसे होगा? 3 तरीके से, इकोनॉमिक्स ऑफ कंसंट्रेशन, इकोनॉमिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इकोनॉमिक्स ऑफ डिसइंटीग्रेशन। तीनों के हम देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स ऑफ कंसंट्रेशन कैसे फ़ायदा होता है भाई? कि अ नंबर ऑफ फर्म्स इन एन एरिया इंक्रीजेज, ईच फर्म इंजॉय सम बेनिफिट्स लाइक ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, रिसर्च एंड इनोवेशन। कैसे हो सकता है कि यदि एक फर्म में कोई नया तरीका ढूंढ लिया तो वो उस नए तरीके का प्रयोग दूसरे फर्म के लोग भी कर सकते हैं, ये इनोवेशन हो सकता है। दूसरा है मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स, किसी ने नया प्रयोग करना शुरू किया या एक जगह इसको मिल गया तो इन्होंने जो प्रयोग किया इसका लाभ दूसरे अगल बगल यदि सेंट्रलाइज्ड हैं, कहीं एक ही जगह अधिक फर्म हैं तो उनको भी लाभ मिल जाएगा। कम्युनिकेशन का लाभ मिलेगा कि दूर संचार के माध्यम से वो एक दूसरे से जुड़े रहेंगे और अपने उत्पादन का सेल बढ़ा सकते हैं, या इसमें भी वो दूसरे के साथ सहयोग लेंगे तो उनको इसकी लागत कम होगी। ट्रांसपोर्ट में भी इनको फ़ायदा होगा। दूसरा है इकोनॉमिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना का जो पैमाने की बचत है वो भी हमको एक्सटर्नल इकोनॉमी से मिलता है। कैसे मिलेगा? When the number of firms in an industry increases, then it becomes possible for them
to have concentrated effort and collective activities such as publication of scientific and trade journals providing sundry information to the firm of a given industry। तो जो भी हमको सूचना के कारण बचत होती है, उसमें जैसे हम पब्लिकेशन करते हैं किसका, साइंटिफिक या ट्रेड जर्नल्स का करते हैं, या हम सूचना के माध्यम से दूसरे फर्म से जुड़ते हैं, तो हमको कई ऐसी सूचनाएं मिल सकती हैं जो कि दूसरे इंडस्ट्री का काम का अगर नहीं है तो वो आपको प्रोवाइड कर दिया, तो आपकी इंडस्ट्री में उसका लाभ मिल सकता है। एक सामूहिक जर्नल भी हम निकाल सकते हैं जो सबके कंसंट्रेटेड एफर्ट से इसको फ़ायदा हो सकता है, और ऐसे इनके एडवर्टाइजमेंट भी हो सकते हैं। एक साथ एडवर्टाइजमेंट करेंगे, इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे सभी इंडस्ट्री मिल करके, तो उसकी लागत में कमी आएगी, तो भी इनको पैमाने की बचत इस इंडस्ट्री को मिलेगी। एक है इकोनॉमिक्स ऑफ डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन भी होता है, क्या होता है, व्हेन एन इंडस्ट्री डेवलप्स द फर्म इंगेज्ड इन इट म्यूचुअली एग्री टू डिवाइड द प्रोडक्शन प्रोसेस एमंग देम। उत्पादन का जो हिस्सा है अलग अलग हिस्सों में वो बांट देंगे। एवरी फॉर्म स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ द पर्टिकुलर आइटम कंसर्निंग दैट इंडस्ट्री। अब एक ही इंडस्ट्री है, मान लीजिए टाटा का कोई कार का इंडस्ट्री है, तो टाटा का जो कार का इंडस्ट्री है, तो एक ही जगह में यदि सब कुछ बनाया जाए, उसका टायर का भी व्यवस्था किया जाए, उसमें जो प्लेट लगता है बाहरी हिस्से में, मशीन लगता है, या जो इंटरनल पार्ट्स लगते हैं, अगर वो सब एक ही जगह बनाया जाए तो शायद उसको खर्च ज़्यादा आए। तो वो क्या करेगा कि एक एक इंडस्ट्री बना दिया, इसको एक बार क्लीन कर लेते हैं, एक एक इंडस्ट्री बना ली, इसी में एक ए इंडस्ट्री बना दिया, एक बी इंडस्ट्री बना दिया, एक सी बना दिया। इसको कह दिया कि भाई तुम टायर का उत्पादन करो, इसको कह दिया कि जो भाई तुम गियर का उत्पादन करो, इसको कह दिया कि भाई तुम जो है शीशे का उत्पादन करो कार के, इसको कह दिया कि जो ऐसे ही डी करके, तो अलग अलग इंडस्ट्री अलग अलग केवल ये उत्पादन करेगा तो केवल और केवल टायर का, तो ये बेहतर कर सकता है और स्पेशलाइज कर सकता है टायर के और बेहतर क्वालिटी ढूंढ सकता है। तो ये इफ़िशियंसी इसकी बढ़ेगी, इसकी भी इफ़िशियंसी बढ़ेगी, इसकी भी बढ़ेगी, इसकी बढ़ेगी। तो डिसइंटीग्रेशन से भी जो हमारे बाह्य पैमाने की बचत हो सकती है, और ये भी जो है फ़ायदेमंद है, और ये निश्चित रूप से जो पूरे इंडस्ट्री ग्रुप को फ़ायदा पहुंचाएगी। तो ये रहा बातें कुछ प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में, और टीपी एपी एमपी के बारे में, और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के बारे में। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, फिर आगे मिलेंगे नए लेक्चर के साथ।